नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। वैदिक युग की क्लास में हम पहुंच गए थे, लगभग ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी कल। तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में जब शुरुआत करी थी तो हमने आपको बताया था कि राजा जो राजनीतिक व्यवस्था में आप देखोगे कि तो राजा होता है और राजा कबीले का प्रमुख होगा और राजा का ही दायित्व रहेगा कि कबीले की सुरक्षा करना, कबीले की पशुओं की रक्षा करना और कबीले का जो कबीले की देखभाल करना और ये सब जितना दायित्व है, रक्षा सुरक्षा पशुओं की, कबीले के लोगों की, सबका राजा का दायित्व रहेगा। इसीलिए इसे जनस्य गोपा बोला गया है। और लेकिन अगर आप और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि राजा का जो राजतंत्र व्यवस्था हो जाएगी और राजतंत्र व्यवस्था को आप देखोगे तो वंशवाद पर राजा जो राजतंत्र व्यवस्था वंशवाद पे हो जाएगी ऋग्वैदिक काल में ही। और जब ऋग्वैदिक काल में आप वंशवाद पर हो जाएगी तो आप देखोगे कि जैसे ही वंशवाद पे वो पहुंचे होगी तो अब तुरंत थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो राजा निरंकुश। जब वंशवाद जैसे ही किसी भी आप देखोगे राजतंत्र व्यवस्था में तो आपको लगेगा कि जैसे ही राजतंत्र व्यवस्था वंशवाद होगी तो आपको लगेगा निरंकुश हो गया, लेकिन तो निरंकुश नहीं था। राजा का बकायदा निर्वाचन होता था। निर्वाचन के बाद आप देखो तो राजा पर सभा और समिति नामक संस्थाएं अंकुश लगा के रखती थी। और जैसे ही आप देखोगे सभा समिति की जो संस्थाएं वो अंकुश लगा के रखती थी। और उसके बाद आप नौकरशाही देखोगे तो नौकरशाही भी रक्त संबंध पर आधारित हो गई थी। वो भी वंशवाद में, वो मैंने कल करवाया था आपको इस क्लास में ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था में। तो जब नौकरशाही जब वंशवाद पे हो गई तो आप देखोगे कि सेनानी जो नौकरशाही वंशवाद पे होगी तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो पद थे, जैसे सेनानी था और जो बोलते हैं उसका जो गुप्तचर होता है, स्पष्ट गुप्तचर था। तो ये जो वंशवाद और जो रक्त संबंधित हो गए तो सेनानी का बेटा सेनानी बनेगा, पुरोहित का बेटा पुरोहित बनेगा और जो गुप्तचर है उसका बेटा। तो ये वंशवाद और रक्त संबंध ये हो गया। तो अगर जब ऋग्वैदिक काल आते आते यहाँ तक हो गए तो आप देखोगे कि जब उत्तर वैदिक काल में हम पहुंचेंगे तो आपको जो और जटिलता दिखेगी इसमें। और जब इसमें जटिलता आएगी तो आप स्वयं आपके सामने वो होगा कि समाज में ऐसा परिवर्तन होगा, राजनीति में ऐसा परिवर्तन होगा। तो आप देखोगे कि हर मामले में राजा की उसमें जटिलता आ जाएगी। उसके बाद फिर आप और देखोगे तो जब वंशवाद और वो सब तो, लेकिन अगर आप जो जितनी भी प्रतिनिधि संस्थाएं थी तो कल हम प्रतिनिधि संस्थाओं तक पहुंच गए थे। तो प्रतिनिधि संस्थाएं मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल में चार प्रतिनिधि संस्थाएं थी: सभा, समिति, विदत और गण। तो सभा और समिति की तो विस्तार चर्चा भी हम करेंगे। विदत मतलब सबसे जैसे बोल सकते हैं कि सबसे पुरातन संस्था थी। और गण गण का सिर्फ नाम और उल्लेख है, बाकी उसके बारे में कुछ नहीं, मतलब कुछ उल्लेख नहीं है। तो उसके बारे में सिर्फ गण नामक एक प्रतिनिधि संस्था थी, ये पता है। उसके बाद तो इसे छोड़ दे, उसके बाद फिर आप देखोगे तो आज ये स्टार्ट करेंगे सभा और समिति। तो अब मेन आप यहाँ से प्रतिनिधि संस्थाएं, यहाँ से प्रारंभ होगा। प्रतिनिधि प्रतिनिधि संस्थाएं संस्थाएं ऋग्वैदिक कालीन। तो ऋग्वैदिक कालीन ऋग्वैदिक कालीन प्रतिनिधि संस्थाएं कालीन प्रतिनिधि संस्थाएं, ये हमारा मेन टॉपिक हो गया। अगर आप देखोगे तो ऋग्वैदिक कालीन प्रतिनिधि संस्थाओं में मैंने आपको बताया था कि चार प्रकार की प्रतिनिधि संस्थाएं थी: सभा, समिति, विदत और गण। विदत सबसे पुरातन संस्था थी। और गण के बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि गण का क्या है, कि गण का सिर्फ नाम उल्लेख, हाँ, कि ये एक प्रतिनिधि संस्था थी, गण नामक प्रतिनिधि संस्था थी। सॉरी, विदत और ये गण।
तो गण का सिर्फ नाम उल्लेख है, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। और उसमें जैसे ही आप देखोगे तो जैसे ही जैसे गण की जैसी चर्चा होगी तो उसमें सिर्फ इतना बताया गया कि गण नामक एक प्रतिनिधि संस्था थी और उससे मतलब प्रशासन और उसमें मदद करती थी बचना। तो इसके बारे में कुछ मतलब कुछ भी उल्लेखित नहीं सिर्फ नाम के अलावा। तो गण आप छोड़ दीजिए, आप गण का बस नाम याद रखिए कि हाँ, एक गण नामक। वैसे प्रश्न भी आयोग ने नहीं गण से पूछा गया आज तक, लेकिन जब उसमें दे रखा है तो मैंने सोचा और आपको बता ही देता हूँ उसका। वेदा तो सबसे पुरातन संस्था थी, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ इनमें से ये ले लेते हैं सबसे पहले सभा। तो सभा क्या थी, सभा के बारे में आपको बताऊं। सभा आप लगा लो वर्तमान राज्यसभा जैसी। वर्तमान में जो राज्यसभा का कार्य है वो सभा का काम था, क्योंकि कबीले के जो वृद्ध जन है उनकी सभा मतलब संस्था थी। और जो उनका कार्य जो था वो था कि सलाह देना और विदत का कार्य न्याय करना। और जो वृद्ध जन आप जैसे सामान्य अगर समाज में देखो या सामान्य एक गांव में देखो तो कोई भी अगर बात हो जाए तो चार बुजुर्ग इकट्ठा होकर निर्णय लेते हैं कि चलो यार ये चलो ऐसे। आज भी आपने देखा हो तो जैसे पंचायतों का कॉन्सेप्ट है, तो पंचायतों में क्या है कि वृद्ध जो मुख्य आदमी जो लगता है कि ये वृद्ध जन है वो सारे इकट्ठे होते हैं और एक निर्णय लेते हैं, चार पांच लोग मिलकर कि ये निर्णय हो गया तो वृद्ध जनों की जो निर्णय न्याय ये चलो हो गया तो उसे पूरा समाज मानता है। ऐसे ही उस समय था कि जो संस्था थी वो वृद्ध जनों की संस्था थी। और जो जो बुजुर्ग लोग थे या जो अनुभवी लोग थे वो सब इसमें शामिल थे। तो आप सीधे मेन पॉइंट लिख सकते हो, वृद्ध जन एवं अनुभवी लोग शामिल वृद्धजन और अनुभवी लोगों की संस्था थी, ये इसमें शामिल थे। और अगर मुख्य कार्य की बात करो सभा का तो मुख्य कार्य था न्याय करना। और जब न्याय करोगे तो आप खुद सोचोगे कि जब न्याय करती थी और जैसे अगर देखो तो वर्तमान राज्यसभा की समान थी, ये भी आप लिख सकते हो इसमें, वर्तमान राज्यसभा के समान। तो जब वर्तमान राज्यसभा के समान थी तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि सेम जो कार्य आज के समय में जो राज्यसभा कर रही है वही उस समय विदत किया करती थी, वो सभा किया करती, सॉरी। तो सभा का काम यही था कि सभा में जैसे अनुभवी लोग थे, वृद्धजन थे, तो उनका कार्य क्या है, उनका कार्य ये होता ही है अनुभवी लोगों का आगे मार्गदर्शन करना और जो नई पीढ़ी है उसे समझाना कि देखो ये सब होता है, तो एक सलाह देना, मार्गदर्शन करना। और निर्णय अगर कोई बात हो गई आपस में कि जैसे कोई भी अगर जैसे झगड़ा वगैरह कुछ होता है या किसी प्रकार का वाद विवाद होता है तो उसका न्याय निर्णय करना। तो उस समय न्यायालय तो थे नहीं, तो न्याय निर्णय का कार्य इसी का था, सभा का। तो वैदिक ऋग्वैदिक कालीन में। और अगर आप आगे देखोगे जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आप आएंगे तो अभी मैं आज ही में करवाऊंगा इसी क्लास में इसके तुरंत बाद उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। तो आप देखोगे कि उसमें सभा नामक संस्था का मतलब समाप्ति हो जाती है, बिल्कुल समाप्ति के तौर उस पर चरण पहुंच जाती है। तो सभा बिल्कुल समाप्त हो जाती है, विदत बिल्कुल खत्म ही हो जाती है, विदत तो पूर्णतः समाप्त हो जाती है। समिति का बस कुछ मतलब बिल्कुल नाम मात्र का महत्व रह जाता है। तो ये एक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन इतना आता है। तो आप देखोगे साथियों कि सभा का जो कार्य यहाँ है वो उत्तर जो लोहे की खोज के बाद तुरंत राजा हो जाएगा, जटिलता आएगी वंशवाद वो नौकरशाही में रक्त और वो तो रक्त आधारित, यही रक्त संबंध आधारित अभी से हो गई और उसमें और जटिलता आएगी तो आप देखोगे कि और बढ़ता जाएगा पूरा का पूरा। तो अब इसके बाद जैसे ये सब हो गई सभा, अब आ जाते हैं हम समिति पर, जो दूसरी हमारी जो मुख्य वो है। और समिति का ही और एक मैं अभी ये समाज में आपको करवाऊंगा साथियों। तो समाज में तो आप देखोगे कि जो समाज में मैं करवाऊंगा महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं की स्थिति में एक पॉइंट ये भी आएगा कि महिलाएं जो ऋग्वैदिक काल में जो सभा और समिति थी उसमें महिलाओं का प्रवेश होता है, प्रवेश रहता है और पूर्णतः भाग भी लेती है सभा और समिति में। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएगा, उत्तर वैदिक काल आते ही आपको महिलाओं की स्थिति में गिरावट नजर आएगी। और जैसे गिरावट नजर आएगी तो आप देखोगे कि सभा समितियों से मतलब वर्जित कर दी जाएंगी महिलाएं, उनका प्रवेश वर्जित हो जाएगा। तो ये जो
जो सामाजिक परिवर्तन जो होगा तो वो यहीं से तो है। सभा, अब जैसे दूसरी समिति आप देखो, समिति, अब समिति का काम क्या था? समिति का मेन जो कार्य था वो था, पहले तो आप सबसे पहला पॉइंट तो आप लिख सकते हो कि आम लोगों की संस्था थी। आम लोगों की संस्था, आम लोगों की संस्था। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि जब आम लोगों की संस्था थी तो राजा का निर्वाचन करती थी। राजा का निर्वाचन समिति के द्वारा ही होता था। जो आम लोग जब इसमें शामिल थे और राजा का जब निर्वाचन होता था, मैंने आपको बताया था कि राजा निरंकुश नहीं था, उसका निर्वाचन होता था, तो निर्वाचन समिति के सदस्यों द्वारा होता था। और जब समिति के सदस्यों द्वारा राजा का निर्वाचन होगा तो आप खुद देखोगे साथियों कि एक जैसे जो राजतंत्र की में भी एक लोकतंत्र की कुछ मूल्य आपको नजर आएंगे। तो जब राजतंत्र था वो अलग आम वो है कि हाँ राजतंत्र इसमें शामिल था, लेकिन जब निर्वाचन हो रहा है तो निर्वाचन एक लोकतंत्र के भी कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे, क्योंकि राजा का निर्वाचन आम लोगों की संस्था कर रही है। आम लोग जब राजा का निर्वाचन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि सभी जो मेन जो आप कह सकते हो कि सभी जो वाद विवाद या सभी जो महत्वपूर्ण निर्णय यही लिए जाते थे। न्याय का कार्य वो उसका था सभा का, लेकिन समिति का आप देखोगे तो सभी निर्णय या सभी महत्वपूर्ण निर्णय यहीं लिए जाते थे, यहीं लिए जाते थे। तो साथियों सभी महत्वपूर्ण निर्णय तो इसीलिए लिया था, आम लोगों की संस्था थी। राजा का जब निर्वाचन यही कर रही है, यही संस्था राजा का निर्वाचन कर रही है, सभी महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ लिए जाते थे। और जो सभा का काम था, मैंने बताया था कि बुजुर्ग, वृद्ध और अनुभवी लोगों की संस्था थी, और उसमें जो उसका जो कार्य था न्याय निर्णय करने का। तो अगर आप देखोगे कि आम लोगों की संस्था है, राजा का निर्वाचन कर रही है, सभी महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ लिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये थोड़ा वर्तमान लोकसभा के समान दिख रही है? क्योंकि वर्तमान लोकसभा में भी आम लोगों की संस्था है, क्योंकि आम लोगों की प्रतिनिधियों की संस्था है, जो प्रतिनिधि चुन के जो सांसद जाते हैं वर्तमान लोकसभा में, तो आप देखोगे कि उन्हीं के द्वारा तो एक राजा का जो प्रधानमंत्री जो मेन मुखिया है देश का, वैसे राष्ट्रपति के नाम पर होता है, लेकिन सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन मेन अगर देखा जाए तो मेन मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री का जब निर्वाचन होता है तो ये राजा का निर्वाचन हो गया, और सभी महत्वपूर्ण निर्णय भी लोकसभा के द्वारा लिए जाते हैं। तो आप लिख सकते हो कि आधुनिक लोकसभा के समान, ये भी लिख सकते हो ना समिति में। तो आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हो कि आधुनिक लोकसभा के समान, लोकसभा के समान। तो ये हो गया। आप समिति में आप देखोगे कि जब आम लोग हैं और जो निर्णय हो रहा है वो सबकी सहमति से हो रहा है, राजा का निर्वाचन भी यही कर रही है, सभी महत्वपूर्ण निर्णय भी यही लिए जा रहे हैं, तो आप खुद देखोगे कि जो सभा का कार्य है तो उसका तो सिर्फ एक वो हो गया, जो न्याय निर्णय और जो कार्य हो गया तो वो राज्यसभा के समान ही हो गया, क्योंकि वर्तमान राज्यसभा का भी यही कार्य है कि जो कुछ निर्णय है वो राज्यसभा लेती है, वही भी, और थोड़े वरिष्ठ जो वो नागरिक हैं उनकी संस्था है, या वरिष्ठ जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं। तो राज्यसभा क्यों वरिष्ठ है, उच्च सदन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो वरिष्ठ और उनके वरिष्ठ मानी जाती है। और जैसे ही ये आप देखोगे कि ये समिति का कार्य, राजा का निर्वाचन आम लोगों की संस्था है, तो इसे वर्तमान लोकसभा की उसके समान मानेंगे। तो यही आप देखोगे कि जैसे ही आप देखोगे इनमें, तो वर्तमान लोकसभा के समान इसका कार्य रहेगा समिति का। और अगर जैसे समिति हो गई, और एक पॉइंट अभी यहीं पे मुझे अभी ध्यान आया, तो आप देख सकते हो कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। और प्रजापति किसे बोला गया है मैं अभी बताऊंगा आपको। उत्तर वैदिक कालीन जब संस्कृति में करवाऊंगा या धार्मिक पहलू में आपको करवाऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि जो प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल आते आते जो प्रमुख देवता हैं, वो उनका स्थान प्रजापति ने ले लिया था।
और प्रजापति फिर वहां एक वो आपको क्रमानुसार या पदानुक्रम नजर आएगा देवताओं में। तो प्रमुख देवता ब्रह्मा हो गए, फिर उसके बाद विष्णु, उसके बाद फिर रुद्र या महेश हो गए। तो जो ब्रह्मा है उन्हें संरचना या उन्हें उत्पत्ति का देवता माना गया, और जो विष्णु है उन्हें लोक सेवकों का, जैसे लोक सेवा के लिए या आम लोगों का देवता माना गया। रुद्र को उनको, या फिर आप कह सकते हैं विष्णु को पालने वाला देवता माना गया, पालनहार माना गया। तो जो वर्तमान कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश का, वही वैदिक युग से ही, उत्तर वैदिक काल जैसे ही आएगा, आप वहां से सेम ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो कॉन्सेप्ट वर्तमान में त्रिदेव वाला, वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से प्रारंभ हो जाएगा, आप देखोगे। तो ये आपको लगेगा कि जैसे ही आप मेन लिख सकती हो यहाँ पे एक पॉइंट कि अथर्व वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। तो ये प्रश्न साथियों कई बार आया है, कई बार आयोग ने बार बार आप देखोगे तो बार बार आयोग पूछता ही रहता है ये प्रजापति, जैसे आप सीधे सीधे पूछेगा कि सभा और समिति को किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो आप सीधे बोलोगे कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो अब इससे आगे आप देखोगे तो आप सीधे मेन, जैसे ही ये समिति होगी, अब इससे आगे आप डालो विदत। थोड़ा विदत के बारे में, ज्यादा तो कुछ नहीं है, पर आप विदत के बारे में भी फिर जान लो कि विदत क्या था। तो विदत नामक संस्था, आप मेन जैसे अगर कुछ बोलना हो तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि विदत का कार्य ज्यादा इतना महत्वपूर्ण था। जो मैंने बताया था कि महत्वपूर्ण संस्थाएं सिर्फ 2 ही थी, सभा और समिति। विदत क्या थी कि एक तो सबसे प्राचीनतम संस्था, सबसे प्राचीनतम संस्था थी, और इसी से सभा समिति की, आप जैसे बोलते हैं ना कि इसी से सभा समिति का विकास माना जाता है। मेन आप ये लिख सकते हो कि इसी विदत से सभा समिति का, सभा और समिति का विकास माना जाता है, विकास हुआ माना जाता है। तो ये मोटा मोटा आपकी समझ में आ गया होगा कि ये विदत के बारे में ये कि सबसे प्राचीनतम संस्था थी, और सभा और समिति का विकास यहीं से माना जाता है। और आप मेन एक और अगर पॉइंट आप जोड़ना चाहो तो ये सैनिक और असैनिक कार्य करती थी या कार्य देखती थी, मेन आप लिख सकते हो। ये एक और पॉइंट जैसे आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि यह सैनिक और असैनिक कार्यों से जुड़ी थी। तो साथियों विदत के बारे में ये, और गण के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि गण के बारे में कुछ ऐसा नहीं है। गण के बारे में इसका सिर्फ नामोल्लेख किया गया है गण का, और उसके बारे में वैसे कुछ नहीं बताया गया है कि बस सिर्फ ये बोला गया, मतलब ये एक आप देखोगे तो सिर्फ यही मिलता है कि गण प्रतिनिधि संस्थाओं में कि 4 प्रकार की प्रतिनिधि संस्थाएं थी, सभा समिति विदत और गण। तो मेन मतलब यही हो गया कि ये जो प्रतिनिधि संस्थाओं में आप देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि जो सभा समिति या जितनी भी थी, और मेन जो मैंने आपको अभी बताया, ये ध्यान रखना वहां से प्रश्न बहुत पूछा गया है, बार बार प्रश्न पूछता है आयोग। और जब आयोग बार बार प्रश्न उठा रहा है तो आप खुद सोचोगे कि कोई अगर बार बार अगर किसी टॉपिक से अगर प्रश्न उठा रहा है आयोग, तो आप खुद सोचोगे कि कोई महत्वपूर्ण कोई पॉइंट होगा जिससे अगर बार बार अगर प्रश्न उठा रहा है। तो सभा समिति क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि सभा राज्यसभा के समान है वर्तमान में, उच्च सदन के समान, और समिति का कार्य आम लोगों का तो सेम लोकसभा के समान है, निम्न सदन के समान।
तो आप देखोगे कि अगर यही तो महत्वपूर्ण है, ये मेन जो महत्वपूर्ण अगर मैं आपको बता रहा हूं तो ये यही तो है कि उच्च सदन और जब निम्न सदन और उच्च सदन की जब बात होगी तो वर्तमान जो वहां से प्रारंभ होकर वैदिक युग से वर्तमान तक ये सब चल रही हैं, तो क्या है इसका मतलब यही तो है कि सेम वही चल रहा है। अब इससे आगे आपको देखोगे तो आप खुद सोचोगे कि जो प्रशासनिक संस्था हैं या प्रशासनिक इकाइयां अगर आप देखोगे तो प्रशासनिक इकाइयों के बारे में मेन जैसे कहा जाता है कि आर्यों की जो आर्यों को पंचजन कहा गया है, क्योंकि इनके 5 कुल, जैसे होता है ना कि आर्यों के 5 कुल थे। कुल मतलब जैसे होता है ना पंचजन, 5 जन, या कुल मतलब एक परिवार, जैसे जैसे आप वर्तमान में जैसे एक खानदान, या जैसे होता है ना कि एक परिवार के एक कुल के, ये तो कुल कुलप ये होता है। तो मैं आपको एक जैसे प्रशासनिक इकाइयों में जैसे आप देखोगे राजनीतिक में ही मेन ये हटा के मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि वैदिक युग में जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो आप सीधे सीधे सभा समिति प्रतिनिधि संस्थाएं ये हो गई, तो ये भी हटा ही देते हैं। अब वैदिक ऋग्वैदिक कालीन अब प्रशासनिक इकाइयां अगर जैसे टॉपिक डालो तो आप सीधे लिख सकते हो प्रशासनिक इकाइयां इकाइयां। तो अगर आप प्रशासनिक इकाइयों में साथियों अगर आप देखोगे तो सीधे सीधे आप लिखो यहाँ पे कि आर्यों को पंचजन कहा गया है। 5 जन, या तो पंचजन बोल सकते हो, पंचजन कहा गया है। पंचजन का मतलब होता है कि 5 जन, 5 जन। और ये 5 जन आपकी समझ में कब आएंगे? अभी मैं आपको यहाँ पे एक जो समझा रहा हूँ इनकी प्रशासनिक, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि कुल के बाद आप आ जाएगा ग्राम के बाद आ जाएगा यहाँ पे विस के बाद आ जाएगा यहाँ पे जन। तो अब आपके समझ में आ जाएगा कि जन क्या है। तो 5 जन क्या थे? 5 जन ये पूरा, और जन के ऊपर अगर आप देखो तो राष्ट्र लिख सकते हो। वैसे तो जन को ही सर्वोच्च वो माना गया है, लेकिन जो राजा था वो राष्ट्र शब्द कहीं कहीं प्रयोग किया गया है, तो आप राष्ट्र लिख सकते हो। अब जैसे मैं आपको बताऊं तो जो प्रशासनिक जो संस्था थी, जो राज्य की जो होता है ना प्रशासनिक इकाइयां, या राज्य किन किन में विभाजित था, या किन किन प्रशासनिक संस्था उसमें विभाजित था खंडों में, तो आप देख सकते हो कुल का प्रमुख कुलप बोला जाता था, कुलप, या फिर बोल सकते हो गृहपति। और उसके बाद जो ग्राम था, ग्राम का मुखिया ग्रामणी बोला जाता था। विस का मुखिया विस्पति बोला जाता था। जन का मुखिया जनप बोला जाता था या जनपति बोला जाता था। और जो राष्ट्र था सबसे ऊपर राजा आ जाएगा, राजा, और राजा को जनस्य गोपा कहा गया है। जनस्य, ये इधर लिख देता हूं, मैं ऐसा करता हूं, ये इधर लिख देता हूं। तो ये राष्ट्र राजा आ गया, राजा, और राजा को जनस्य गोपा बोला गया। जनस्य गोप या गोपा, जनस्य गोपा बोला गया। तो ये अब आपकी समझ में आ जाएगा कि आर्यों को पंचजन में विभाजित किया गया था, या आप बोल सकते हो कि 5 इकाइयां थी, या पंचजन कहा जाता था आर्यों को। और पंचजन में भी अगर आप देखोगे तो एक जैसे अनु हो गया, पहला अनु हो गया, और एक ध्रुव हो गया, एक तुर्वस हो जाएगा, एक पुरु हो जाएगा। तो ये कुछ नाम हैं। तो इनसे अभी तक जैसे प्रश्न एक बार ही पूछा गया है, तो अगर आप लिखना चाहो तो आप सीधे लिख सकते हो पंचजन में, जैसे अनु हो गया, अनु, ध्रुव हो गया, एक तुर्वस हो जाएगा, तुर्वस, और जैसे अनु, ध्रुव, तुर्वस, और उसके बाद आप देखोगे तो पुरु करके आएगा, तो आप पुरु भी लिख सकते हो यहाँ पे, पुरु।
और जो मेन है वो एक मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, तो एक सेकंड में अभी देख लेता हूँ, पूरा उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा पूरा। अनु, पुरु, तुर्बस, ये सब हो ही गए। हाँ, यदु, मैं कह रहा था ना एक पांचवा में उसका नाम भूल रहा हूँ, यदु। यदु, तो ये 5 जने वैसे अभी तक इनसे प्रश्न जैसे पूछा तो नहीं गया, पर अगर आप जैसे देखोगे तो मतलब एक बार पूछा गया है, तो एक बार अगर तो वो ऐसा था, वो भी जैसे में होता है ना कि इनका खंड का मिलान इनसे कीजिए, तो मिलाने के लिए जैसे पॉइंट वो होता है वो, या फिर 2 विकल्प, जैसे 3-4 विकल्प हैं और 4 खंड हैं, तो 4 कथनों में से एक कथन में ये सब दे दिया, तो मेन ये हो जाएगा। तो ये जैसे पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो, हो सकता है कि पूछ ले, क्योंकि 5 जन पूछ रहा है तो हो सकता है नाम पूछ ले कि अनु, द्रुहु, तुर्बस या यदु कौन थे, मतलब 5 जन थे उनमें से किसी का, या 5 जन के नाम दे दे, तो हो सकता है नाम चेंज कर दे। तो साथियों ये आपके समझ में आ जाएगा। और एक इसके बाद में एक युद्ध, जैसे युद्ध की चर्चा होती है, ये मैं साफ कर देता हूँ। दशराग्य युद्ध पुरुषणी रावी नदी के किनारे हुआ था। तो ये और आपकी समझ में, जैसे आपको मैं एक बार ये समझा दूं, ये बहुत जरूरी है। दशराग्य युद्ध इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि आप कहोगे कि लगातार ये तो पूछता ही रहता है। प्रशासनिक इकाइयों में ही है, जैसे प्रशासनिक इकाइयां नहीं तो ये इकाइयां साफ कर लो, प्रशासनिक आप सीधे प्रशासन डाल लो तो प्रशासन में ही आ जाएगा। जो अभी मैंने प्रशासन करवाया था, तो मेन टॉपिक ऋग्वेद में ही है, ऋग्वैदिक कालीन ही, तो आप सीधे लिख सकते हो दशराग्य युद्ध। तो ये दशराग्य युद्ध में आपको समझा दूं, दशराग्य युद्ध क्या था कि मेन तो आप यहां पे लिख सकते हो सीधे सीधे कि पुरुषणी या रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे लड़ा गया, तट पर लड़ा गया। अब इसमें शामिल कौन कौन थे, तो वो मैं अभी आपको यहां बता देता हूं। एक तो भरत कबीले का राजा सुदास शामिल था, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि भरत कबीला या भरत कबीले का राजा सुदास। एक तरफ तो भरत कबीले का राजा सुदास था जो आर्य था। अब मेन अगर यहां लिख सकते हो, जैसे भरत कबीले का राजा सुदास, और ये वर्सेस लिख देता हूं मैं, तो वर्सेस किस में हुआ था, तो भरत कबीले का राजा सुदास था, और दूसरी तरफ 10 राजाओं का संघ था, 10 जनों का या 10 राजाओं का संघ था, 10 राजाओं का संघ था। तो दूसरी तरफ, एक तरफ राजा सुदास था भरत कबीले का, दूसरी तरफ 10 राजाओं का संघ था। इसमें भी 5 आर्य थे 5, और 5 अनार्य थे, 5 अनार्य थे। और ये भरत जो राजा सुदास था, ये आर्य था। ये पूछ लेता है, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है इस वाले इस युद्ध से। दशराग्य युद्ध कम से कम 10 बार पूछा गया है, और ज्यादातर आप देखोगे कि आरओ छोड़ो, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस तो जम के पूछता, बार बार पूछता यही, दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, दशराग्य युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो ये सब पूछ लेता है। और जो भरत कबीले का जो राजा सुदास और ये थे, इसमें आर्य अनार्य थे, इसमें जो विजित हुआ वो विजयी हुआ राजा सुदास की विजय हुई, और 10 राजाओं का संघ हार गया। तो मेन ये पूछा जाता है। और जब यहाँ पे जैसे ही मैं आपको जैसे करवाऊंगा समाज में कि जो युद्ध में हारने वाले को यहाँ पे दास बनाया जाता था, यहाँ दास प्रथा भी प्रचलित थी, तो दास बनाया जाता था। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि दशराग्य युद्ध क्या था, या दशराग्य युद्ध के बारे में जैसे पूछ लेता है, तो मेन आपके दिमाग में ये एक वो कॉन्सेप्ट या एक जो ना खाका आपके दिमाग में बन जाना चाहिए पॉइंट, कि जैसे ही दशराग्य युद्ध आपसे पूछा जाए तो सीधे आपके दिमाग में चलना चाहिए कि दशराग्य युद्ध, अच्छा आखिर दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे और कैसे, तो आप पूरा डिटेल में मैंने आपको करवा दिया है कि पुरुषणी रावी नदी के किनारे लड़ा गया, और किस किस में भरत कबीले का राजा सुदास था,
और इधर जो दूसरी तरफ उसके विपक्ष में 10 राजाओं का संघ था, जिसमें 5 अनार्य थे, 5 आर्य थे। लेकिन विजयी जो हुआ वो भरत कबीले का राजा सुदास हुआ, और पराजय 10 राजाओं के संघ की हुई। और पराजय के बाद उनको दास बना लिया जाता था। और दास आर्य और अनार्य दोनों बनते थे, कोई ये नहीं कि आर्य वो नहीं थे। तो ये ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था हो गई साथियों। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि आपको तुरंत की तुरंत समझ में आ जाएगा कि जो परिवर्तन क्या क्या हुए। तो मेन वही है, तो आप लिख सकते हो उत्तर वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, तो मेन टॉपिक हमारा ये हो गया। अब जैसे ही राजनीति का नाम आता है तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है? राजा। तो जो राजा था, मैंने आपको बताया था उस समय जब ऋग्वैदिक कालीन जब राजा की मैं बता रहा था, तो राजा की शक्ति बढ़ जाएगी। और जब राजा की शक्ति बढ़ेगी तो राजा भूमि का मतलब भूमि का मालिक हो जाएगा। और भूमि का जैसे होता ना कि राजा भूमि का मतलब सर्वस्व करता धरता हो जाएगा। और राजा की शक्ति बढ़ने के बाद ही आप देखोगे कि राजपद की गरिमा बढ़ जाएगी, जटिलता आएगी। और जब राजा की शक्ति के बढ़ने के जो मेन कारण होते हैं वो लोहे की खोज और वो होता है। तो आप मेन लिख सकते हो कि राजा की शक्ति बढ़ जाएगी। ये ऊपर एरो का मतलब कि बढ़ जाएगी, और नीचे एरो हो तो जैसे कम हो जाएगी। थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए आपकी समझ में आ जाए तो ये हो गया, राजा की शक्ति बढ़ जाएगी। और जब राजा की शक्ति बढ़ेगी तो राजपद की गरिमा बढ़ जाएगी। और जैसे ही आप देखोगे कि राजपद की गरिमा बढ़ेगी, तो मेन जो अगर जैसे कारण अगर कोई पूछा जाए कि राजा की शक्ति क्यों बढ़ी, तो आप मेन कहोगे कि लोहे का धातु के रूप में प्रयोग हुआ। और जैसे ही लोहे का मतलब खोज हुई, तो जैसे धातु के रूप में प्रयोग हुआ, वैसे ही कृषि उपकरणों में प्रयोग हुआ। और जब कृषि उपकरणों में प्रयोग होगा तो कृषि उत्पादन बढ़ने लगेगा। जब कृषि उत्पादन बढ़ने लगेगा तो कर की प्राप्ति अधिक होने लगेगी, क्योंकि जब लोगों का उत्पादन बढ़ रहा है, उनमें पैसा आ रहा है, तो कर भी टाइम से देंगे। और कर टाइम में से देंगे तो राजा अगर बढ़ा भी दे 1-2% तो फिर भी दे देगा, क्योंकि उन पर पैसा है। तो इस वजह से राजा की शक्ति बढ़ी और राजपद की गरिमा, आप सीधे देख सकते हो राजपद की गरिमा भी बढ़ी। मेन ये भी एरो ऊपर की तरफ की गरिमा बढ़ी। और अगर जैसे अगर देखो कि राजा की शक्ति क्यों बढ़ी, अगर कारण आपको देखा जाए तो लौह धातु का प्रयोग मैंने अभी बताया ही था आपको। और जब लौह धातु का प्रयोग तो उत्पादन बढ़ा। तो ये अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं सिंपल सा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि लौह धातु का प्रयोग हुआ, उससे कृषि के उपकरण बने। जब कृषि उपकरण बने तो उनका उत्पादन में वृद्धि हुई। तो सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि शक्ति बढ़ी, और जब शक्ति बढ़ने की अगर क्यों बढ़ी, अगर कारण पूछे जैसे क्यों, तो आप लिख सकते हो कि लौह धातु का कृषि उपकरणों में प्रयोग हुआ। और जब कृषि उपकरणों में प्रयोग होगा तो इसका उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि जब कृषि उपकरण प्रयोग है, अच्छी कृषि होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी। कृषि उपकरणों में प्रयोग। और जब कृषि उपकरणों में प्रयोग होने लगा तो उत्पादन में वृद्धि। और जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो कर प्राप्ति में वृद्धि, कर आसानी से मिलेगा। कर प्राप्ति में अगर जैसे वृद्धि होगी, कर प्राप्ति में वृद्धि आप मेन लिख सकते हो, कर प्राप्ति में वृद्धि। और जैसे ही कर प्राप्ति में वृद्धि होगी तो राजा की शक्ति बढ़ेगी। जब राजा पैसा आएगा, जब किसी पे पैसा आ जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ना स्वाभाविक है कि वो तो बढ़ ही जाएगा। क्योंकि आज वर्तमान परिदृश्य में भी आप देख लो कि जिसके पास पैसा होता है उसी को बोला जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब उस पर पैसा है तो कुछ भी कर सकता है। और जब आप देखोगे मेन कि फिर राजा का जो पद है, आप देखोगे मेन, जैसे अब मैं ये हटा देता हूँ, जो मैंने आपको जो शक्ति बढ़ी वाली ये कॉन्सेप्ट समझाना था वो समझा दिया।
तो आप मेन देखोगे कि यहीं से राजा का देवित्व, कि राजा को ईश्वर के रूप में मानने लगेगी जनता। और जैसे ही आप देखोगे कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगेगा। और वही फिर आप देखोगे कि आप देखोगे जैसे बोलता है ना दैवीय राजत्व का सिद्धांत, वो आ जाएगा। और जब दैवीय राजत्व का सिद्धांत आएगा तो इसका जैसे पूछेगा तो आप देखोगे कि मेन जो ऐतरेय ब्राह्मण में राजा का जो ऐतरेय ब्राह्मण में ये दैवीय राजत्व सिद्धांत का उल्लेख किया गया सर्वप्रथम, अगर आप देखोगे तो मेन आप इसके बाद जैसे देखोगे तो आप लिख सकते हो कि राजा को, या फिर राजा तो है ही, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा। ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगेगा, क्योंकि पैसा आ गया उस पे। जब कर व्यवस्था और ज्यादा बढ़ेगी, जब कर की वृद्धि होगी, कर प्राप्ति में वृद्धि होगी, तो जब पैसा आ गया तो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा। यही दैवीय राजत्व का सिद्धांत होगा। दैवीय राजत्व का सिद्धांत आएगा। और ये सर्वप्रथम दैवीय राजत्व का सिद्धांत का अगर उल्लेख आप देखोगे तो आप देखोगे कि सर्वप्रथम दैवीय राजत्व का सिद्धांत का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में हुआ। तो सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ब्राह्मण मैंने आपको शुरुआत में करवा ही दिया कि ब्राह्मण क्या थे, व्याख्या ग्रंथ थे। तो ऐतरेय ब्राह्मण में देवी राजत्व सिद्धांत की चर्चा की गई है, या सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। और जब देवी राजत्व का सिद्धांत आप देखोगे कि जैसे ही देवी राजत्व का सिद्धांत आएगा तो और जटिलता बढ़ेगी। और जब और जटिलता बढ़ेगी तो आप देखोगे कि राजा का जो राज्याभिषेक होगा वो राजसूय यज्ञ कर्मकांड और ये सब बढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में आते आते जो परिवर्तन हुए वो यही तो परिवर्तन थे। लोहे की खोज के बाद जैसी शक्ति बढ़ी, जैसे ही पैसा आया, आप देखोगे तो तुरंत जैसे वंशवाद मैंने बताया था, वंश परंपरा या जाति परंपरा जैसे बढ़ेगी, या फिर इसका जो वंश राजा का बेटा राजा होगा, रक्त संबंधों के उसमें नौकरशाही हो, वो सब आ जाएगी। तो और जटिलता जैसी है, तो जटिलता यही तो है कि राजा को ईश्वर माना जाने लगा, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा। उसे देवी राजत्व का सिद्धांत आ गया। और देवी राजत्व का सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम इसकी चर्चा हुई है, सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। उसके बाद आप देखोगे कि राजा का राज्याभिषेक जब होगा तो उसे राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ कर्मकांड जैसे स्टार्ट प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे यज्ञ कर्मकांड प्रारंभ होंगे तो आप मेन जैसे उस पर देखोगे तो आपको और जटिलता नजर आती जाएगी। जैसे ही जटिलता जैसे नजर आती जाएगी तो आपका मेन जैसे ही आप, और उसके बाद जैसे ही आप देखोगे कि राजसूय यज्ञ जैसे करने लगेगा राजा, या फिर आप देखोगे कि जो ये मैं राजसूय यज्ञ वाला यहाँ पे करवा ही देता हूँ एक बार साइड में, कि जैसे ही जटिलता आएगी तो राज्याभिषेक जब होगा तो उसमें राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा। और राजसूय यज्ञ का अगर आप देखोगे मेन, तो उसका जो सर्वप्रथम जैसे राजसूय यज्ञ का जैसे होता है ना, उल्लेख कहाँ किया गया, जैसे अभी मैंने बताया था कि उसके ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। तो राजसूय यज्ञ की जो विस्तृत चर्चा है या विस्तृत विवरण जो है वो सतपर ब्राह्मण में किया गया है। तो यह सतपर ब्राह्मण में मिलता है। तो मेन यही है कि राजा का राज्याभिषेक जब होगा, राज्याभिषेक उस पर राजसूय यज्ञ करनी पड़ेगी। राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने लग जाएगी। राजसूय यज्ञ और राजसूय यज्ञ की अगर आप चर्चा देखोगे तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो मेन यही हो गया। अगर जैसे इसके बाद अगर जैसे राजा के बाद आप देखोगे मेन, तो अब मैं दूसरा राजनीतिक में वो और करवा देता हूँ पूरा, बस एक टॉपिक ये रह जाएगा। तो दूसरा आप देखोगे तो नौकरशाही, राजा की बात नौकरशाही आ जाएगी। और नौकरशाही जब रक्त संबंध पे उसी टाइम होगी तो उसमें और जटिलता आएगी। तो आप मेन देखोगे कि रक्त संबंधित तो रहेगी और रक्त संबंधित रहेगी तो उसमें संख्या में वृद्धि हो जाएगी। मेन रक्त संबंधित रहेगी, उसके बाद संख्या में वृद्धि हो जाएगी।
नौकरशाही में पद बढ़ जाएंगे और जैसे बनते जाएंगे संख्या में वृद्धि हो जाएगी। और जब संख्या में वृद्धि होगी तो आप देखोगे कि जैसे ये आप मेन जैसे नौकरशाही में आप देखोगे कि यजुर्वेद में राजा के पदाधिकारियों के जैसे जो यजुर्वेद है उसमें जैसे राजा के पदाधिकारियों की जो चर्चा मिलती है, और जब राजा के पदाधिकारियों की जब चर्चा मिलेगी तो आप मेन देखोगे कि जो उनको रत्नी बोला गया है राजा के पदाधिकारियों को। तो आप जैसे आप देखोगे तो यजुर्वेद में राजा के पदाधिकारियों को रत्नी बोला गया है, रत्नी बोला गया है। और जैसे ही रत्नी की चर्चा आएगी तो आप देखोगे कि जो रत्नी है, अरे यार रत्नी बोला गया है। और जब रत्नी की जैसी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि 12 प्रकार के रत्नी होंगे, 12 प्रकार के रत्नी आप देखोगे कि रत्नी के 12 प्रकार होंगे। और जब 12 प्रकार की जब अधिकारियों की चर्चा होगी तो आप देखोगे सेनानी होगा, जो सेना का प्रमुख होगा, सिया सेनापति होगा। उसके बाद सूत मैंने आपको शब्दावली में करवाई था, तो सूत में आप देखोगे कि राजा का सारथी होगा, जो रथ का जो चलाने वाला, या राजा का सारथी। ग्रामीणी गांव का मुखिया होगा उसी में। और आप देखो भागदूत कर संग्रह करता होगा। संग्रहीता आप मैंने बताया था कोषाध्यक्ष होगा। तो मेन आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, पहला 2 3 4 5। तो आप सबसे पहले सेनानी, वो मैंने आपको करवाई दिया है उसमें, सेनानी, ग्रामीणी, भागदूत और भागदूत के बाद मैंने आपको तब भी करवाया था कि आप सूत भी लिख सकते हो। सूत इसी में आ जाएगा उसमें रत्नियों में। और उसके बाद जैसे आप देखो संग्रहीता आ जाएगा, संग्रहीता के बाद अच्छवाप आ जाएगा। तो जैसे संग्रहीता, छठवां अच्छवाप, 7वां, 8वां। तो ऐसे ही आप देखोगे कि आप ये क्रम मिलता है 12 रत्नियों का। जैसे क्रम मिलेगा तो मेन जो राजनीतिक व्यवस्था की जो मेन जो ऐसी जो 12 रत्नियों का जो क्रम मिलता है यजुर्वेद में, तो उसमें मेन समझाने का जो वो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, ये सब चीजें जो करवा रहा हूँ 12 प्रकार की, ये रटनी नहीं है। इनमें वो मेन जो मैंने शब्दावलियों में करवा दिए वहीं से पूछेगा, बाकी और कुछ नहीं पूछेगा। बस मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो नौकरशाही में जो रक्त संबंधित नौकरशाही हुई, उसमें जैसे ही संख्या बढ़ती है तो आपको जैसे अधिकारियों की जैसी संख्या बढ़ेगी, आप देखोगे कि और ज्यादा राजनीतिक व्यवस्था में और जटिलता आएगी, और अब हर कोई अपने जैसे कर प्राप्ति है उसके बारे में आप सोचेगा। तो साथियों आप देखोगे कि जैसे ही बदलाव आएगा आपके सामने रहेगा पूरा पूरा। तो आज की क्लास को फिर साथियों यहीं विराम देते हैं। कल की क्लास में फिर आज से आगे बढ़ेंगे। इससे आगे राजा का न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था, ये सब और होगा। जो ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता, कुछ फैक्ट है तो वो भी 1-2 पॉइंट आप करवा देंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, राधे राधे साथियों, मिलते हैं फिर कल।